नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। संविधान में भाग जो 5 है यूनियन, उसमें हम राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इस टॉपिक को पढ़ने के 2 तरीके हैं। सामान्यतः मुझे 2 तरीके से मैं करवाता हूँ इस टॉपिक को। पहले दिन या पहले पार्ट में हम लोग पूरे फंडामेंटल्स जो इसके हैं या फिर जो रटने वाला सा काम है वो थोड़ा लिख लेंगे, वो थोड़ा पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या, जो सेकंड पार्ट है उसमें थोड़ा इसे समझना होगा, ठीक है। तो जो मेंस के नज़रिए से जो लिखने वाला पार्ट होता है वो सेकंड पार्ट में पढ़ लेंगे। पहले तो आपको कुछ फंडामेंटल इसके पता होने चाहिए। जैसे मोटा मोटी अगर हम बात करें तो आपको कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, कौन से आर्टिकल में इसकी शक्तियों का जिक्र किया गया है, कौन से आर्टिकल में इसके जो क्वालिफिकेशन है उसका जिक्र किया गया। कम से कम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बिना तो फिर मुझे लगता है काम चलने वाला ही नहीं है। तो पहले फंडामेंटल्स रटें। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि क्लास पूरी होने के बाद कम से कम 3 या 4 बार आप इन आर्टिकल्स को लिखेंगे। कम से कम 3 या 4 बार, मिनिमम 3 या 4 बार आप लिखेंगे, तभी जा करके इसका रिजल्ट निकलेगा। अदरवाइज वही बात हो जाएगी कि आप एक्सप्लेन तो खूब कर पा रहे हैं बट उसमें तथ्यात्मक जानकारियाँ नहीं हैं। और आपको पता है एग्ज़ाम में तथ्यात्मक जानकारियाँ आजकल मांगी जा रही हैं, ज़रूरी हैं। और प्री के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तथ्यात्मक जानकारियाँ प्री के लिए तो सुपर है, तो आपको ये रटनी पड़ेंगी, इलाज नहीं है इनका कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और वीडियो करते हैं बंद। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए भाग की बात करें तो भाग 5 में कुल 5 अध्याय दिए गए हैं, ठीक है। तो वो अध्याय भी हम देख लेंगे। अध्याय 5 में तो इसका पहला अध्याय है जो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या इसे बोलते हैं संघीय कार्यपालिका से जुड़ा हुआ पहला अध्याय, संघीय कार्यपालिका। क्योंकि संघीय कार्यपालिका में आपके 5 चीज़ें आ जाएंगी। कौन कौन से? सबसे पहले राष्ट्रपति आ जाएंगे। राष्ट्रपति के तुरंत बाद में आपका उपराष्ट्रपति आ जाएगा। उपराष्ट्रपति के बाद में आपको सदन, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसके बाद में आपको पढ़ना मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में ही आपके प्रधानमंत्री का जिक्र आ जाएगा। और फिर आपको पढ़ना महाधिवक्ता का जिक्र आएगा। महाधिवक्ता का नहीं आएगा, सॉरी माफ कीजिए, केक का आ जाएगा। फिर आपके आ जाएगा केक, ठीक है। तो इनका जिक्र आपको संघीय कार्यपालिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लास्ट वाला एक बार छोड़ दीजिए, शायद ये थोड़ा कंफर्म कर लेंगे। केग की बजाय महान्यायवादी या महान्यायवादी का जिक्र आएगा। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, इसका जिक्र आ जाएगा। अटॉर्नी जनरल का महान्यायवादी केंद्र में होता है, महाधिवक्ता राज्य में होता है। महाधिवक्ता, हाँ, इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। तो एडवोकेट जनरल होता है वो तो स्टेट का होता है, अटॉर्नी जनरल होता है वो राज्य का होता है, तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का इसमें जिक्र आ जाएगा। तो इन सभी का इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 तक है लगातार। 51 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ का एक राष्ट्रपति होगा और ये संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो यहाँ दोनों शब्दों पर ध्यान देना है। इसका प्रधान होगा संघीय और वो भी कार्यपालिका का। ये संसद का प्रधान नहीं है, संसद का एक हिस्सा है, ठीक है, लेकिन संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसे प्रथम नागरिक भी कहते हैं, ये बात तो आप जानते ही होंगे। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्ति, वो सारी शक्तियाँ किस में निहित रहेंगी? तो वो सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनका उपयोग किया जाएगा। या तो राष्ट्रपति स्वयं इनका उपयोग कर लेगा
या अपने अधीनस्थों के द्वारा इनका उपयोग करेगा। अधीनस्थों के द्वारा, या तो राष्ट्रपति स्वयं इनका उपयोग कर लेगा या फिर राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के द्वारा इनका उपयोग कर लेगा। क्लियर बात क्या। उसके बाद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है और 55 भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों राष्ट्रपति निर्वाचन से। 54 में है निर्वाचक मंडल का जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया? निर्वाचक मंडल का। अभी हम बात कर लेंगे क्या था निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन वोट डालेंगे, कौन वोट देगा राष्ट्रपति को। और 55 जो है वो है निर्वाचन की रीति से जुड़ा हुआ। तो आप जानते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है उसकी प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 56 है आपके, उसमें जिक्र किया गया है कार्यकाल का। आप इसको यूँ भी याद रखते सकते हैं कि लगभग 5-6 साल के कार्यकाल होते हैं राष्ट्रपति, ये तो 5 या 6, तो 5-6 में कार्यकाल इसका आ जाएगा। 57 है पुनः निर्वाचन री इलेक्शन एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन का जिक्र किया गया 57 में। तो आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है, तो वो हम बात कर लेंगे। 58 है वो है क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ। क्वालिफिकेशन को बोलें तो हम योग्यताएं, हाँ योग्यताएं राष्ट्रपति चुनाव की। और 59 है कंडीशंस, तो शर्तें जिसे बोलते हैं। इनमें हल्का सा अंतर है। योग्यताएं तो मतलब एक राष्ट्रपति में क्या क्या गुण होंगे तब वो चुनाव लड़ पाएगा। शर्तों में राष्ट्रपति बनने के बाद में कौन कौन शर्तें, जैसे मान के चलिए वो संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर संसद सदस्य है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा संसद वाला। तो ये ऐसी कुछ शर्तें हैं, जैसे इसके अंदर ही उसके परिलब्धियाँ, लाभ, भत्ते, वेतन, उनका जिक्र भी इसी में किया गया 59 में। आर्टिकल जो 60 है वो सप्त का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? सप्त का। आपको वैसे बात करेंगे आर्टिकल 60 और आर्टिकल 69, ये दोनों उल्लेख करता है। ये उपराष्ट्रपति की शब्द का उल्लेख करता है और आर्टिकल 60 है वो आपके राष्ट्रपति की शब्द का उल्लेख करता है। आर्टिकल 61 जो है वो है शब्द दिलाते ही हम उसको हटाने की बात करने लग जाते हैं कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट को अपने हिंदी बोलते हैं जिसे महाभियोग। थोड़ी सी टर्म में अगर हल्की फुल्की इधर उधर हो तो थोड़ा आप बता दीजिएगा। महाभियोग, मगा नहीं है ये, महा है, तो महाभियोग, तो इसका जिक्र किया गया, महाभियोग का जिक्र किया गया। क्लियर बात क्या। फिर 62 है। 62 में कहा गया है कि अगर मान के चलो कोई रिक्ति हो जाए राष्ट्रपति पद की तो कितने समय में चुनाव पुनः करवाए जाएं। ये उल्लेख किसमें किया गया? तो 62 में इसका उल्लेख किया गया कितने समय में चुनाव है वो पुनः करवाए जाएंगे। क्लियर बात क्या। तो राष्ट्रपति के ये प्रमुख आर्टिकल्स जिनका जिक्र, केवल इतने ही आर्टिकल नहीं है लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको राष्ट्रपति का समझ में आ जाएगा इन आर्टिकल्स के द्वारा। जब हम इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और इन आर्टिकल्स की पूर्ति के लिए जो विधेयक पारित किए गए उनको पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। आपके पास 1 मिनट का समय, जल्दी जल्दी इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, और साथ साथ नोट कर रहे हैं तो गलत है। पहले एक बार सुनते रहिए फिर नोट कीजिए, टाइम खूब मिलेगा आपको। चलिए, उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा सीख लीजिए। राष्ट्रपति, और हम आर्टिकल की बात करते हैं 52 की। हम आर्टिकल से इसे समझना शुरू करते हैं ताकि याद रखने में ज़्यादा दिक्कत आपको ना हो। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत संघ का एक राष्ट्रपति, और ये बंदा संघीय कार्यपालिका का प्रधान है। ये टर्म खूब ध्यान रखिएगा, संघीय कार्यपालिका का प्रधान। और दूसरी खास बात क्या है कि ये बंदा भारत का प्रथम नागरिक होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 52 की।
52 कहता है कि जो संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी, संघ की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की शक्तियां नहीं है, ध्यान रखिएगा, संघ की शक्तियां नहीं, संघ कार्यपालिका की शक्तियां, शब्दों पे खूब ध्यान रखना है, शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। में निहित है, इसका मोटा मोटा अर्थ है कि इनका उपयोग कौन है, राष्ट्रपति कर पाएगा। अब राष्ट्रपति, दो ऑप्शन राष्ट्रपति के पास कि वो इनका उपयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के द्वारा इनका उपयोग कर सकता है। इसके द्वारा, अपने अधीनस्थों के द्वारा। तो 74 और 75 वो इसके अधीनस्थों का जिक्र उसमें किया गया, तो उनके द्वारा ये बंदा कर सकता है। फिर अब बात करते हैं 54 की। 54 जो जिक्र करता है वो करता है निर्वाचक मंडल का। हालांकि योग्यताएं में पहले ही पढ़नी चाहिए थी, बट मैं आर्टिकल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मुझे लगता है मुझे आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही चलते रहना चाहिए। मुझे इस तरीके से थोड़ा सा चलना ठीक पसंद आता है कि हालांकि योग्यताओं का जिक्र पहले किया जा सकता है, शर्तों का जिक्र किया जा सकता है, पर हम फर्स्ट आर्टिकल हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड पे बात करते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखते। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 55 थोड़ा पहले समझना जरूरी है कि इसकी जो निर्वाचन पद्धति है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाली है। संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा गुप्त तरीके से होता है, गुप्त प्रणाली, गुप्त मतदान करवाया जाता है, ये बात रखिएगा। और बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अप्रत्यक्ष तरीके से। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता सीधे वोट नहीं डालती, सीधे वोट नहीं डालती। आपने कभी सुना है राष्ट्रपति चुनाव का वोट डालने गए हो आप? ठीक है, भावी हो सकते हैं आप डाल दें कभी, वो अलग मामला, कभी आप बन जाएं कोई मंत्री वगैरह, तो विधायक वगैरह बन जाएं, फिर तो डाल ही सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। देखिए, निर्वाचक मंडल आम जनता सीधे वोट इसमें नहीं डालती है, इसलिए जो निर्वाचक मंडल इसका जो बनाया गया उसमें 3 भाग है मुख्यतः। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालते हैं, तो वो निर्वाचक मंडल, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इसमें वोट डालते हैं। आम जनता इसमें नहीं डालती, इसमें लिखिएगा, बल्कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करती है, भागीदारी देती है या भागीदारी करती है, भागीदारी करती है। ठीक है, तो चुने हुए प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। कौन कौन से हैं, तो आप इसके पीछे 3 स्लाइड डाल लेंगे। फर्स्ट कौन है, तो ये थोड़ा सा दूर हो गया, बाद में दिक्कत बहुत आएगी। फर्स्ट है संसद सदस्य, संसद सदस्य, संसद के सदस्य और कौन कौन से, केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। संसद के केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। अभी हम आर्टिकल 71 की बात करें तब आप थोड़ा और समझ पाएंगे इस बात को कि आपके दिमाग में अगर चल रहा हो कि कोई पद रिक्त है या नहीं है, वो हम सारी बातें इसमें कर लेंगे। बट मोटा मोटी अब हम ध्यान रख रहे हैं, जितने बंदे संसद में होंगे उतने बंदे वोट डाल देंगे, लेकिन निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत नहीं, मनोनीत नहीं। ये मनोनीत व्यक्ति सारे अपना गुस्सा महाभियोग में दिखा लेंगे, इम्पैचमेंट में दिखाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं विधानसभाओं की, विधानसभाओं की। विधानसभाएं 2 हैं, राज्यों की और केंद्र की। तो राज्य विधानसभाओं की और ये यूटी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा। तो यह विधानसभाओं में ध्यान रखना है कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। वोट डालते हैं। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, केंद्र शासित प्रदेशों के में भी 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके
जो प्रतिनिधि हैं, जिनकी विधानसभाओं के प्रतिनिधि हैं, वो इसमें वोट डालते हैं। विधानसभा के प्रतिनिधि, कैसे प्रदेश विधानसभा, इनके प्रतिनिधि 3। आप 3 विधानसभाएं कहाँ कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश में? तो एक तो है दिल्ली, पहले मुझे पुदुचेरी के बारे में लिखना चाहिए था, पर चलो दिल्ली लिख दिया। पुदुचेरी जिसे पांडुचेरी बोलते हैं अपने। और इसके अलावा है J&K, जम्मू और कश्मीर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो, सॉरी मैं बीच में एक बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये और सुनिएगा। राज्य विधानसभाओं में राज्य विधानसभाएं आएंगी, केवल विधान परिषद नहीं होंगी। तो विधान परिषद पे आप क्रॉस लगा लीजिएगा। तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या सदस्य वोट नहीं डालते, केवल विधानसभा के सदस्य ही वोट डालते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाओं के सदस्य ही वोट डालते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य हमेशा से ही वोट नहीं डालते रहे। ये 17वें संविधान संशोधन के द्वारा 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य हैं वो वोट डालते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले तो पुदुचेरी के भी नहीं डालते थे, बाद में 69वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें दिल्ली को स्टेट यूटी का दर्जा दिया गया। सॉरी, यूटी का दर्जा नहीं, बल्कि इसमें विधानसभा का गठन किया गया। और उसके बाद में दिल्ली 17वें संविधान संशोधन के बाद में दिल्ली और पुदुचेरी दोनों विधानसभाओं के सदस्य, पांडुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। जम्मू कश्मीर का गठन यूटी के रूप में हो चुका है। कौन सा संविधान संशोधन है? ये आपका जम्मू कश्मीर अधिनियम है 2019, पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, 30 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में इसकी विधानसभा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पहले भी थी विधानसभा इसकी शामिल, बट अब यूटी के रूप में शामिल है। पहले हम इसको राज्य विधानसभा में पढ़ते थे, अब इसको यूटी में पढ़ेंगे, बस इतना सा अंतर है, बाकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। राज्य, अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल निर्वाचक मंडल की, तो संसद सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के केवल निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं में केवल राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्य जो विधान परिषद है उसके सदस्य भाग नहीं लेते। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ विधानसभा है वहाँ दिल्ली, पांडुचेरी और जेके, इनके सदस्य भाग लेते हैं। हमने बात की कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य है वो 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग लेने लगे हैं, पहले भाग नहीं लेते थे। J&K का पुनर्गठन हो चुका है, 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो चुका है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक और बता दूँ पुनर्गठन की बात, जो दादर एवं नागर हवेली का पुनर्गठन हुआ था, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली, इनको अब एक ही कर दिया गया। पहले ये अलग अलग थे केंद्र शासित प्रदेश, अब इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो संविधान संशोधन था ये भी 2019 का था, लेकिन ये आपका 20 जनवरी 2020 को लागू हुआ है। 20 जनवरी 2020 को ये क्या होता है आपका लागू होता है। तो यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। वो 31 अक्टूबर को ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन लागू किया गया, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसको। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 है वो निर्वाचन की रीति का जिक्र करता है। निर्वाचन की रीति कि किस तरीके से, किस रीति से निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचन की रीति की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का जिक्र किया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हम बहस कर लेंगे एक बार कि अप्रत्यक्ष क्यों है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं है, वाली बातें हम कर लेंगे, बहस में डाल लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहिए कि निर्वाचन की जो रीति है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। और इसके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है, थोड़ा हल्का सा उस एक्ट पर भी हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अधिनियम 1952 है, उस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को पूरा किया गया। क्लियर बात क्या? उस रीति को पूरा किया गया है इसके द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव का मतलब कुछ बातें तो इसमें लिखी गई, कुछ बातें आपके इस एक्ट में लिखी गई है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का जिक्र हमारा संविधान करता है कि राष्ट्रपति चुनाव में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा और उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि इसका मोटा मोटा अर्थ क्या होता है। आप थोड़ा सा इंग्लिश से देख लीजिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये पद्धति के लिए वैसे तो मेथड होना चाहिए बट यहाँ पे सिस्टम वर्ड यूज किया गया है। तो सिस्टम और एकल संक्रमणीय, तो ये एकल को हिंदी इंग्लिश में सिंगल, संक्रमणीय मतलब ट्रांसफेरेबल वोट, और ये आपका सिस्टम, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। इस निर्वाचन की रीति में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात जो ध्यान रखनी है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व को कैसे माना गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जो एक उम्मीदवार या जो एक मतदाता जो वोट डालता है वो कम से कम, जैसे मान के चलो भी 20 लाख या 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कि एक बंदा जब वोट डालेगा तो वो लगभग इतनी जनसंख्या का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। क्लियर बात क्या? भी एक बंदे ने वोट डाल दिया तो आप मान के चलिए राष्ट्रपति के पक्ष में 20 लाख लोगों का समर्थन आ गया है, तो ये एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति आधारित हो गया। क्लियर बात? अनुपात है, मतलब 20 लाख लोगों का एक वोट हमने मान लिया। अब क्या है, जनसंख्या कहीं कम और कहीं ज़्यादा, कहीं सीटें कम कहीं सीटें ज़्यादा, इसलिए एक मतदाता का जो वोटर्स वोट डालेगा उसका एक मतदाता का वोट एक ना मान करके हमने एक प्रणाली घोषित की है, मत मूल्य, कि प्रत्येक मतदाता का एक मत मूल्य निर्धारित किया जाएगा। उस मत मूल्य के अकॉर्डिंग, जैसे एक मतदाता ने वोट डाला तो उसका मत मूल्य क्या होगा। जैसे मान के राजस्थान का जब एक मतदाता वोट डालता है विधायक, तो लगभग 129 पॉइंट समथिंग उसके वोट की वैल्यू होती है। 129 पॉइंट मिल जाते हैं राष्ट्रपति को जिसके पक्ष में वोट डालता है। ठीक है, ये निर्धारित कैसे होता है? यह निर्धारित किया जाता है 2 तरीकों से। पहला, मत मूल्य तो समझ में है आपको कि मत मूल्य 2 बातों पर है कि जैसे मान के चलो हर जगह जनसंख्या बराबर नहीं है, तो हर जो वोट विधानसभा या संसद सदस्य है वो समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए एक एवरेज जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करवाने के लिए हमने क्या किया है, मत मूल्य निर्धारित किए। अब जब आप मत मूल्य निर्धारण की पद्धति समझेंगे तब आपको लगभग अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, इससे तो प्रत्येक बंदा लगभग बराबर सी जनसंख्या का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब कैसे कर रहा है वो थोड़ा देखते हैं अपने। जैसे मत मूल्य में तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 प्रकार के वोटर्स वोट डाल रहे हैं। एक तो आपके संसद सदस्य और दूसरा वोट कौन डाल रहे हैं, आपके विधानसभा सदस्य। पहले आपको विधानसभा सदस्य का जो मत मूल्य है वो ज्ञात करना देखना होगा। वह सदस्य, जब कोई विधानसभा सदस्य अपना वोट डालता है तो उसके मत मूल्य की गणना की जाती है कि उस राज्य की, जिस राज्य की विधानसभा का है, राज्य की कुल जनसंख्या और दूसरा उसमें भाग दिया जाता है राज्य की विधानसभा के
उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा था कि उसका ही भाग दिया था, पर बाद में क्या कर दिया गया कि इसका जो परिणाम आएगा उसमें 1000 का भाग या 1/1000 का गुणा कर दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको दो बातें बताता हूँ। जैसे राजस्थान की वर्तमान में जनसंख्या है 6,85,48,437, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। राजस्थान विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 200। तो 200 से जब इसको भाग देंगे तो ये लगभग दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर आप इतना मेथड तो कर ही लेंगे, दशमलव लगाया और फिर 3, 4, 2, 7, 4, 2, 1, 8, लगभग ये 1 वोटर्स का मत मूल्य आ जाएगा। तो विधानसभा का एक सांसद जब एमपी जब वोट फिर गलत बोल दिया, एमएलए जब वोट डालेगा तो वो लगभग इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। एक वोटर्स जब वोट डालेगा लगभग 3,42,742 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है एक वोटर्स। यहाँ आपको दो बातें ध्यान रखनी है। ये आंकड़ा बड़ा चला गया, ये इतने लोगों ने समर्थन दे दिया एक वोट के साथ ही, ये आंकड़ा बड़ा चला गया। इसलिए बाद में क्या किया गया, इसमें 1000 का भाग और दिलवाया गया। बाद में स्टार्टिंग में इतना ही था, बाद में धीरे धीरे पद्धति को संशोधित किया गया और फिर 1000 का भाग भी दिलवा देने लगे। तो अब लगभग कितना हो गया, 342 हो गया, 342 हो गया। क्लियर बात क्या, तो ये बात ध्यान रखिएगा 342.742 लगभग एक मत मूल्य आ जाता है। तो राजस्थान विधानसभा की तरह नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक अंदाजा सा था। क्लियर बात क्या, तो ये राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा में 1/1000, ये विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करने का तरीका है। क्लियर बात। अब यहाँ पे एक मसला ये क्यों किया गया, देखिए हमारे संविधान निर्माता आदर्शों को उतना ही स्थान देते थे, उतना उच्च स्थान देते थे। अब जैसे मान के चलिए राजस्थान में 2 विधानसभाएं हैं, एक विधानसभा की जनसंख्या है मान के चलते हैं 2 लाख, ऐसा होता है सामान्यतः, कहीं की जनसंख्या 2 लाख है, किसी विधानसभा की जनसंख्या है मान के चलते हैं 3 लाख। तो एक विधानसभा सदस्य 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक विधानसभा सदस्य 2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमारे संविधान निर्माता को लग रहा था कि ये समान प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इससे बेटर क्या है कि इन दोनों को जोड़ो। 5 लाख कुल जनसंख्या राज्य की 5 लाख, कुल विधायक ने 2, तो एक विधायक समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विधायकों का तो कम से कम अनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व हो, तो ये 2.5 लाख कर दिया गया। समझ पा रहे हो, तो हर जगह समान जनसंख्या हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इसलिए उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मतदाता समान, एक राज्य में कम से कम समान जनता का प्रतिनिधित्व करे, इसके लिए ये पद्धति अपनाई गई थी। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में देखिए ये मत मूल्य हो गया आपका, राजस्थान की विधानसभा का मत मूल्य 129 के आसपास समथिंग है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, नोट लाकर आप 2 बातें लिखेंगे। नोट, जो वो जनसंख्या ली जाती है कौन सी ली जाएगी, जनसंख्या प्रारंभ में ये था कि जो लेटेस्ट होगी जनसंख्या जनगणना जो होगी उसके अंतिम आंकड़े लिए जाएंगे, लेटेस्ट के अंतिम आंकड़े आ गए तो वो ले लेंगे। फिर क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन, तो एक विवाद हुआ, ये सामान्य राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ विवाद था। वो ये था कि जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच में ये विवाद था। वास्तविकता में क्या था कि उत्तर भारत की जो जनसंख्या ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, और दक्षिण भारत के लोगों की जनसंख्या ग्रोथ रेट बहुत ही कम थी। इस कारण मान के चलती है दक्षिण भारत में आज़ादी के समय जब परसिमन बैठा तब 1971 के आसपास का जो आंकड़ा बैठ रहा था वो था ये, जो भी समान आंकड़ा बैठ रहा था प्रतिनिधित्व का। लेकिन बाद में क्या हुआ, भी एक विधायक यहाँ का जितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था उतने ही लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ का एक विधायक कर रहा था। ये 1951 के आसपास का मामला था। हालांकि इनके विधायकों की संख्या कम थी, इनके विधायकों की संख्या क्या थी, कम थी। इधर जनसंख्या भी बढ़ रही थी और इधर विधायकों की संख्या भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इधर जनसंख्या उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, तो परसिमन जब भी होता तो जनसंख्या के आधार पर परसिमन बैठता, तो फिर वो नए विधायकों की संख्या में यहाँ पे वृद्धि नहीं होती।
यहाँ के विधायक उतने ही हैं, जनसंख्या ही उतनी पड़ी है, यहाँ के विधायकों की संख्या में वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिस कारण मोटा मोटी क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति के जो चुनाव हो रहे हैं, उन राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर भारत के पार्टियों को फ़ायदा हो रहा था, उत्तर भारत की पार्टियों को फ़ायदा हो रहा था और दक्षिण भारत की पार्टियां नुकसान में जा रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा पेचीदा सा हो गया मामला तो एक उदाहरण आप इसका समझ सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन कहाँ दी है, ठीक है। 1951 में मान के चलते हैं दक्षिण भारत की में जनसंख्या थी 10 करोड़, और मान के चलते हैं दक्षिण भारत में 10 करोड़ तो बड़ा अमाउंट ले लिया, कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, 10 लाख मान लेते हैं, ये आपके 1 लाख 10 लाख, और लगभग विधायक थे आपके 200, तो जाहिर सी बात है ये 20 और एक विधायक है, लगभग 5000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दक्षिण भारत की उस टाइम मान के चलते जनसंख्या 4 लाख थी, 4 लाख जनसंख्या, एक बंदा 5000 का प्रतिनिधित्व करेगा, तो हमने मोटर डिसाइड किया कि यहाँ पे 80 विधायक होंगे। जब बात की गई 1971 की, तो दक्षिण भारत की ग्रोथ रेट उस वक्त 28% के आसपास थी, तो ये 15 लाख हो गए, 15 लाख हो गए। अब ये जब 15 लाख हो जाए, 5000 बंदे एक का प्रतिनिधित्व करेंगे, मान के चलते ऐसा है आंकड़ा, तो इनकी संख्या हो गई है 300, विधायक कितने हो गए 300। यहाँ जो ग्रोथ रेट थी इनकी कम थी, तो ये 4 लाख के ये बंदे 5 लाख भी नहीं हुए ढंग से, तो ये मान के चलते 5 लाख इन लोगों की जनसंख्या होगी। फिर हम 5000 का भाग दिया तो इन लोगों की जनसंख्या हुई 100, ये 200 से कितने हो गए 300, ये 80 से कितने हो रहे हैं 100 हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब ये राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो उत्तर भारत का कोई उम्मीदवार होगा, उसको जब ये 300 लोग वोट डालेंगे, उत्तर भारत के लोग थोड़ा सा मान के चलते गड़बड़ कर लें और उत्तर भारत के उम्मीदवार को वोट डालेंगे, तो ये उम्मीदवार हर बार जीतेंगे और ये उम्मीदवार हर बार हार जाएंगे। कल बात क्या, और इसी हिसाब से ग्रोथ रेट बढ़ती गई तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि यहाँ पर 1000 विधायक हो जाएंगे, यहाँ विधायक होंगे 150, तो यहाँ के अगर 2 उम्मीदवार भी खड़े हो गए तो भी ये उम्मीदवार नहीं जीत पाएंगे, दक्षिण भारत के नेता जीत ही नहीं पाएंगे, इनका उम्मीदवार कभी जीत ही नहीं पाएगा। कल बात क्या, इसलिए ये इंदिरा गांधी जी के पास गए और इंदिरा गांधी जी को समस्या बताई कि देखो जी ये तो कोई तरीका ही नहीं है, उत्तर भारत के लोग जनसंख्या पर नियंत्रण कर ही नहीं रहे। दूसरा ये भी तो है ना, जब जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करे, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उत्तर भारत जो ग्रोथ, दक्षिण भारत जो ग्रोथ कर रहा है उसका फायदा उत्तर भारत ले रहा है, लेकिन उत्तर भारत जो जनसंख्या वृद्धि कर रहा है उसका नुकसान दक्षिण भारत को झेलना पड़ रहा है। तो फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब 2000 तक, सन 2000 तक परसिमन के लिए और राष्ट्रपति चुनाव के लिए, परसिमन ही नहीं होगा 2000 तक तो, और परसिमन और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष के रूप में ली जाएगी। मतलब 1971 में जो जनगणना का जो आधार वर्ष है वो ही लिया जाएगा। तो यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या 1971 वाली लेनी है हमें, अभी जो राज्य की जनसंख्या है वो नहीं ली जाती, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो अभी जो राज्य की जनसंख्या वो यहाँ नहीं ली जा रही, यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनसंख्या ली जा रही है। अभी क्या हुआ कि जब 1971 की जनगणना आधार वर्ष था, 2000 तो चला गया, अब आप सोच रहे हो कि 2000 तो चला गया, तो अभी भी वो चल रही है क्या? हाँ अभी भी चल रही है। 42 का दुगुना कर दीजिए 84वां संविधान संशोधन 2001 में जो हुआ उसमें कहा गया कि 2026 तक 1971 की जनगणना आधार वर्ष के रूप में ली जाएगी। तो प्यारे साथियों, अब 2026 तो आने वाला है, तो देखते हैं अभी सरकार क्या करती है, नया संविधान संशोधन करती है या फिर आधार वर्ष में चेंज करती है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक फुल स्टॉप सा लगा हुआ है, 1971 की जनसंख्या ही ली जाती है। तो विधानसभा सदस्य का समझ में आया आपको, वोट मूल्य निकालना समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा समझ में। चलिए, छोटा सा फॉर्मूला है, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भाग देते हैं और गुणा में 1/1000 लगा देते हैं, या फिर 1/1000 का भाग देते हैं।
अब बात करते हैं संसद सदस्य का मत मूल्य गणना। संसद सदस्य की मत मूल्य गणना। यहाँ आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ऊपर रखना है सभी विधानसभा, सभी राज्य विधानसभा, सभी राज्य विधानसभाओं कह सकते हो आप इसे, सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बटा में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो यहाँ भारत की जनसंख्या नहीं ली जाती, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पे भारत की जनसंख्या ली जा रही है, तो नहीं, यहाँ पर भारत की जनसंख्या नहीं ली जा रही। यहाँ पे सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग लिया जाता है, सारी विधानसभाओं के। इसमें यूटी भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का इसमें भाग दिया जाता है और संसद सदस्य की मत मूल्य गणना कर ली जाती है। क्लियर बात। यहाँ पे 1000 का भाग नहीं दिया जाता। यहाँ दो बातें रखनी है, राज्य विधानसभा के मत गणने और संसद सदस्य की मत गणना में अंतर क्या है। इसमें 1000 का भाग दे रहे हैं और यहाँ 1000 का भाग दिया जा रहा है, यहाँ 1000 का भाग नहीं दिया जा रहा। पहले अंतर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या ली जाती है, यहाँ भारत की कुल जनसंख्या नहीं ली जा रही, बल्कि सभी राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत मूल्य का योग लिया जा रहा है। क्लियर बात क्या। और बटा में तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, वहाँ राज्य की विधानसभा की कुल है, यहाँ पे दोनों सदनों की कुल है। इसी के साथ आपको कथन निष्कर्ष में जैसे ये सत्य है, सत्य निम्नलिखित में से असत्य है, निम्नलिखित सत्य में आ सकता है, तो आप वहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य समान होता है। सुन पा रहे हैं, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बुक में नहीं लिखा मिलेगा। ये एक लॉजिकल सी बात है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जा रहा है, तो सभी के हिस्से में बराबरी आने वाले हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य क्या होता है, समान होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो मत मूल्य तो समझ में आया होगा। अनुपातिक समानुपातिक तो समझ में आएगा। समानुपात किसे निर्धारित कर रहे हैं कि कुल जनसंख्या भाग देते हैं राज्य विधानसभा सदस्यों में, तो एक राज्य के सभी विधायकों का समान प्रतिनिधित्व हो जाता है। पहले तो समान प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभा किया गया, फिर संसद सदस्य का कुल सभी विधानसभा सदस्यों की संख्या का योग, मतों के मूल्य का योग और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का उसमें भाग दे देते हैं। क्लियर बात क्या। मुझे लगता है यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। फिर हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। पहले अभी तक आपने डिसाइड किया कि एक मतदाता जो वोट डालेगा, एक मतदाता बराबर उसके वोट का मत मूल्य है, कि उसका एक वोट काउंट नहीं करेंगे बल्कि उसका एक मत मूल्य काउंट करेंगे, उसका मत मूल्य कितना है, कितनी पावर रखता है। तो सामान्यतः कहीं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ के विधायकों का मत मूल्य ज़्यादा होता है, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ के विधायकों का मत मूल्य थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझना है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, मान के चलते हैं राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें मान के चलते हैं कि 4 मतदाता खड़े हुए चुनाव के लिए, उम्मीदवार हैं मैदान में। तो अब क्या होता है कि आपको जो वोट दिया जाता है उसमें क्या है, चारों मतदाताओं के नाम होते हैं। चारों मतदाताओं के उसमें नाम लिखे गए होते हैं कि ये मतदाता है। आपको उस मतदाता के नाम में ये नहीं टिक करना कि मुझे इसको वोट देना है, बल्कि इसमें एक चॉइस भरनी होती है। क्या भरनी होती है, चॉइस। कि जैसे नंबर 1 मान के चलते हैं कि जैसे मेरा ए मतदाता है, ये बी है और ये सी और ये डी है, मान के चलते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी। क्या मैं आपको ए बी सी डी पढ़ा रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो ठीक टाइम खराब कर रहा है बंदा।
मान के चलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ए बंदा मेरा प्रेसिडेंट बन जाए, संयोग से ए बंदा ना बने तो सी बन जाए 2 नंबर पे, ये भी ना बने तो बी बन जाए, ये भी ना बने तो फिर डी बन जाए, डी तो बन ही जाए। आप सोच रहे होंगे कोई तो बनेगा ही, हाँ कोई तो बनेगा, बट फिर भी आपको चारों को ही अपनी चॉइस भरनी है चारों के लिए। जैसे यहाँ पे आपको 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ये 3, ये 2, 1, 4, ये 4, 3, 2, 1। इस प्रकार प्रत्येक मतदाता को जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनके सामने अपनी वरीयता का क्रम लिखना होता है कि मैं इसे ये वरीयता देना चाहता हूँ, मैं इसे ये वरीयता देना चाहता हूँ, सभी। तो इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई बंदा किसी राष्ट्रपति को मना नहीं करता, सारे उम्मीदवार उसी के हैं, सभी को वोट देना है, किसी को नाराज़ नहीं करना। ये एक खूबसूरती है हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव की सबसे बड़ी, कि आप सभी को वोट देंगे। चॉइस अलग अलग हो सकती है, ये बंदा पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, आप ये नहीं कह सकते कि कोई मेरा राष्ट्रपति चॉइस ही नहीं है, नहीं नहीं सारे हैं। नोटा का भी यूज़ इसमें नहीं किया जाता, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको जो जैसे जब मतगणना की जाती है तो ए बी सी डी मान के चलते हैं कि 100 वोट थे। ए जब मतगणना की गई तो पहले की जाती है प्रथम चरण की गणना। प्रथम चरण की गणना का मतलब है कि प्रथम चॉइस सेलेक्ट कर ली जाती है। मान के चलो ए है वो 40 लोगों की प्रथम चॉइस था, कि 40 लोग ने चाहा कि हमारी प्रथम चॉइस ए है, 20 लोग चाह रहे हैं कि बी जीत जाए, 30 लोग चाह रहे हैं कि ए जीत जाए, और 10 लोग चाह रहे हैं कि डी जीत जाए प्रथम चॉइस में। अब बहुमत के लिए क्या निर्धारित किया गया है, न्यूनतम जो कोटा है बहुमत है उसके निर्धारित किया गया है कि कुल पड़े वैध मत डिवाइड बाय 2 + 1, मतलब आधे से एक ज़्यादा मिल जाए तो वो जीत जाए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आधे से ज़्यादा तो एक को भी नहीं मिल रहा, टोटल हमने 100 वोट माने, आधे से ज़्यादा एक को भी नहीं मिल रहा। तो अब क्या होगा, जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तब किया जाएगा द्वितीय चरण की गणना। एक बार ही हुई आज तक ऐसी, वो भी वीवीगिरी के समय, कि जब द्वितीय चरण की गणना करवानी पड़ी थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब होगा क्या इसमें ये होगा कि जो सबसे कम जिसको वोट मिले, डी को मिले हैं, तो डी के वोट ले लिए जाएंगे, डी से कहेंगे भाई साहब आप तो बाहर हो जाइए, और डी के वोटर्स की सेकंड चॉइस देखी जाएगी कि जो वोट डी को मिले हैं उसमें डी प्रथम चॉइस में रहा था, तो अब देखते हैं इन वोट में सेकंड चॉइस किसकी है। सेकंड चॉइस जाहिर सी बात है ए बी सी में से ही कोई बंदा होगा, ये तो कन्फर्म है कि उनकी सेकंड चॉइस ए बी और सी में से कोई बंदा होगा, ये तो कन्फर्म है। तो हम करते हैं कि डी के वोटर्स की सेकंड चॉइस देखते हैं। तो इसकी सेकंड चॉइस मान के चलते हैं, इसको 3 वोट मिल गए, इसको 2 वोट मिल गए, और इसको 5 वोट मिल गए। अब वोट 43 हो गए, ये 22 हो गए, और ये 35 हो गए। कल बात, तो इसके वोट अब इनको बंट चुके हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफेरेबल जो बोलते हैं ना, संक्रमणीय है। यही संक्रमणीय है कि वोट हस्तांतरित हो गए हैं, ऊपर ट्रांसफर हो गए हैं ऊपर वालों को। अब बी को वोट की गणना की जाएगी, वीट के वोट ले लिए जाएंगे, क्योंकि भाई साहब अभी आप भी बचे हो। अब बी के वोट में से इन 20 वोटों की तो सेकंड चॉइस देखी जाएगी। सोच के मान के चलिए इनके 20 वोटों में कोई चॉइस डी भी था, सेकंड चॉइस डी आ गई, तो हम डी की गणना नहीं करेंगे, उससे अगले वाले की गणना करेंगे, मतलब तीसरे की गणना कर लेंगे हम। क्लियर बात, वहाँ वो क्लियर हो जाती है बात। दूसरी बात, बी ये जो 2 वोट है इनकी तीसरी चॉइस देखी जाएगी, इसे बोलते हैं तृतीय चरण की गणना। मतलब इन 20 वोटों की तो दूसरे नंबर की देखेंगे, और इन 2 वोटों की तीसरे नंबर की चॉइस देखेंगे। अगर इन 20 वोटों में दूसरी चॉइस में डी कहीं आ गया, मान के चलते हैं, तो फिर वो डी नहीं काउंट करेंगे, उससे अगली चॉइस हम काउंट कर लेंगे। वहाँ क्लियर है। ये 22 वोट इधर इधर बंट जाएंगे, मान के चलते हैं इसको 17 वोट मिल गए, इसको 5 वोट मिल गए, तो ये बंदा जीत चुका है। तो इस बंदे एक ही घर पे पार्टी हो जाएगी अब, ठीक है। तो ये बोलते हैं एकल संक्रमणीय, भी एक बार ही वोट देने हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को वोट देनी है। संक्रमणीय ट्रांसफेरेबल मत प्रणाली है ये। तो इसमें कितने चरण की गणना हुई वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो आप एकल संक्रमणीय ट्रांसफेरेबल पद्धति समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आप समझ ना पाएँ तो मुझे लगता है आप इस क्लास को थोड़ा बैक कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, फिर बैक कीजिएगा, फिर थोड़ा दोबारा देखिएगा, तो ये पद्धति ठीक है। ज़्यादा बार बार
रिवाइज करने से भी समस्या ही हो जाती है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 55 मुझे लगता है दोनों आपको 55 समझे निर्वाचन की रीति, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, तो इसमें हम मत मूल्य ज्ञात करते हैं और एकल समकोणीय मत पद्धति की हमने बात कर ली, ठीक है। और 54 अब निर्वाचक मंडल की बात करता है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 56। 5-6 अर्थात कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। इससे पहले राष्ट्रपति क्या दे सकता है? त्यागपत्र दे सकता है। किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति से त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। यहाँ जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान बात रखनी है, राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है, इसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देगा? भाग करके, तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। फिर बाद में लोकसभा अध्यक्ष बाकी कार्रवाइयाँ संपन्न होती है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है और वो बाकी माम करवाए जाते हैं और फिर दोबारा इलेक्शन की प्रोसेस करवाई जाती है। तो वो ध्यान रखिए, कार्यकाल 5 वर्ष। पहले ये त्यागपत्र दे सकता है। किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना देगा उपराष्ट्रपति। दूसरी बात, कार्यकाल में एक बात और ध्यान रखनी है कि मान के चलिए 5 साल पूरे हो गए, कार्यकाल पूरा होने के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति तब तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा जब तक नया राष्ट्रपति या उसका उत्तराधिकारी या वो खुद ही राष्ट्रपति, जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आया, वो पद ग्रहण नहीं कर रहा है, तब तक राष्ट्रपति है पहले वाला, वो अपने पद को त्याग नहीं करेगा। तो ये उसके कार्यकाल की शर्तें हैं। तो 5 वर्ष, फिर बाकी बातें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 किस बात का जिक्र करता है? तो अनुच्छेद 57 जिक्र करता है आपके पुनर्निर्वाचन, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। तो इसे आप पुनर्निर्वाचन की बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पुनर्निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, इस पर संविधान मौन है। तो संविधान मौन, तो हमने इसका अर्थ लगा लिया कि भाई साहब कहना चाहते हैं जितनी बार होना था हो जाओ यार, कितनी की तो उम्र है तुम्हारी, तो कितनी बार? तो अनंत बार, कितनी बार ही हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ अमेरिका के संविधान की तुलना नहीं करवाना चाहता। अमेरिका के संविधान में केवल 2 बार ही बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 2 बार बन सकता है। अगर ईश्वर उसका साथ दे तो वो अनंत समय तक बन सकता है, वहाँ दिक्कत नहीं है। तो सामान्यतः वहाँ पे 2 बार बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ पुनर्निर्वाचन पे कोई बाध्यता नहीं है, बंदा जितनी बार चाहे उतनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अभी तक कितने बंदे पुनर्निर्वाचित हो चुके हैं? तो ध्यान रखना, एक ही बंदा हुआ है, उसका नाम है डॉक्टर, उनका नाम है, सॉरी उसका नहीं, उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये ही दूसरे राष्ट्रपति हैं भारत के। ध्यान रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं, बाकी कोई राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित अभी तक नहीं हुआ है। क्लियर बात क्या? ये बात ध्यान रखिएगा। 57, 58 योग्यता। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो योग्यताएं लिखी गई है, वो योग्यताएं सामान्यतः, एक जो मेजर योग्यता आपको ध्यान रखनी है वो है उम्र या आयु। पहली योग्यता तो जनरली हर बार जो सेम ही रहती है कि वो भारत का नागरिक। दूसरी जो योग्यता है उसकी, वो है आपके, वो बंदा होना चाहिए, एज लिमिट उसकी कितनी है? 35 ईयर्स। तीसरी जो बात, जो सबसे खास बात है, वो है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आप कहीं इस लाइन से कंफ्यूज मत हो जाना
कि कहीं आप उसकी एज 25 कर दें, वो 35 एज का तो होना चाहिए, शर्त है। इसके अलावा बाकी जो शर्तें हैं वो ये है कि वो बंदा लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। हमारी मोटी मोटी शर्त ये है। चौथी जो उम्र हर जगह लिखी होती है, वो लाभ का पद धारण ना करे, धारण न करे। लाभ के पद पर खूब सारी बहस है। लाभ के पद का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि फिलहाल हमें पता ही नहीं है कि लाभ का पद है कौन सा, लेकिन फिर भी ये लोकसभा निर्हरता अधिनियम है जो 1959 जो थोड़ा बहुत बताता है। कुछ पद हैं जो लाभ के पद नहीं होते, नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का अगर पद है तो वो लाभ का नहीं है। उपराष्ट्रपति पद पर कोई बंदा बैठा है तो वो लाभ के पद पर नहीं है। यदि बंदा राज्य का राज्यपाल है, राज्यपाल, तो बंदा लाभ के पद पर नहीं है। और अगर कोई बंदा संघ अथवा राज्य में मंत्री है तो वो लाभ का पद वर्तमान तक में तो नहीं है। क्लियर बात का, इन फ्यूचर वो लाभ का पद हो जाए तो हो जाए, वर्तमान तक वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ राज्य मंत्री के पद लाभ के पद नहीं हैं। इसके अलावा और क्या योग्यता होनी चाहिए? तो हमने एक एक्ट की बात की थी, अधिनियम की बात की थी कि राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन एक्ट है, प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट है। क्या तरीका है ये बात करने का? ढंग से लिखते हैं, सॉरी। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट 1952 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोई उम्मीदवार जब फॉर्म भर रहा है तो उसके नाम के लिए कम से कम 50 बंदे प्रस्तावकों और 50 बंदे कम उसके क्या हो, अनुमोदकों। 50 बंदे प्रस्तावकों और 50 बंदे उसके कम से कम अनुमोदक होने चाहिए। इतने बंदे तो कम से कम उसके फॉर्म पे साइन करें, तभी कोई बंदा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, अदरवाइज तो वो योग्य नहीं है। ये बाध्यता क्यों की गई? ताकि कोई बंदा सीरियस होकर के चुनाव लड़े और कुछ ना कुछ तो काबिल हो। मान के चले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसके पास नहीं है तो इसका मतलब उसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब बहुत ही कम लोग जानते हैं तो वो व्यक्ति जनता का या एक बड़े तबके का प्रतिनिधित्व कैसे किया हुआ माना जा सकता है? तो मानते हम नहीं मान सकते उस बंदे को। ठीक है, तो यहाँ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसके अलावा आपको जो बात ध्यान रखनी है वो है, बेंट्री के लिए मैसेज आ चुका है, चलिए कोई बात नहीं। 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 15,000 रुपये जमानत राशि, 15,000 रुपये जमानत राशि है। हालांकि जमानत राशि तो आपको लग रही है कम है, बट जमानत राशि में इतनी दिक्कत नहीं है। आप तो ये दो ले आओ, 50 प्रस्तावक, 50 विधायक। अगर आपको डायरेक्टली जानते हैं तो वैसे भी आप राष्ट्रपति से कम नहीं है, छोटे मोटे राष्ट्रपति तो आप हैं। 15,000 जमानत राशि ध्यान रखिएगा। ये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी यदि आपको कुल वैध मतों का वैध मत का 1/6 भाग नहीं मिला, न हो तो जब्त कर लेंगे जमानत राशि। ये बंदा किया तो ये बड़ा नुकसान आपको 15,000 रुपये का हो सकता है अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ी बहुत सीरियस नहीं है तो। ध्यान रखिएगा। क्लियर बात क्या? तो ये हो गया आपका कौन सा 57, 58, 59 शर्तें। 59 में जो पहली शर्त दी गई है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, उसी टाइम वो बंदा संसद सदस्य भी था या विधानसभा सदस्य था, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। कहाँ? विधानसभा या संसद से। अगर नहीं दे रहा है तो ये पद रिक्त मान लिए जाएंगे। ये पद अपने आप क्या मान लिए जाएंगे? रिक्त मान लिए जाएंगे। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो उसे एक आवास मिलेगा, वो शासकीय आवास मिलेगा। उस शासकीय आवास में वो बंदा रहेगा, ठीक है, और उसके लिए कोई किराया कुछ भी नहीं होगा। तीसरी बात, उसके लिए जो वेतन या तनख्वाह होगी, वो तनख्वाह का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। संसद विधि के द्वारा तनख्वाह का निर्धारण करेगी, विधि के द्वारा राष्ट्रपति के लिए तनख्वाह का निर्धारण करेगी। इसके अलावा इसमें एक शर्त और लिखी गई है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति के वेतन में कोई वो
नकारात्मक कटौती नहीं कर सकती या कटौती नहीं कर सकती, कटौती नहीं कर सकती। कल बात की, और कब तक पद पर रहते हुए, बाद में चाहे कर ले, राष्ट्रपति के पद में रहते हुए उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। ये बात भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको जो बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि। ठीक है। और इसके अलावा हाँ, तनख्वाह वर्तमान में कितनी है, तो 2018 का एक्ट है जो फिलहाल मुझे याद आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो 5 लाख थी, 5 लाख। ठीक है, तो 2018 का एक्ट था, तो ध्यान रखिएगा। 59 हो गया आपका। फिर है आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। 5 मिनट रही है, चलिए करते हैं जल्दी जल्दी पूरा इसको। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 जो है वो है शब्द। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की जो शब्द समानता क्या होता है, जब मैं आप कई बार करवाई है क्लासेस में, तो हम कई बार बात करते हैं, तो हम कहते हैं शब्द के लिए अनुसूची 3 पढ़ना होगा, अनुसूची 3। लेकिन अगर आपने वो पहले क्लास पढ़ी है ढंग से, तो मैंने उसमें बताया था कि अनुसूची 3 में सभी की शब्द लिखी गई है, बस राष्ट्रपति की नहीं लिखी हुई और उपराष्ट्रपति की नहीं लिखी हुई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में लिखी गई है और उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में 69 में लिखी गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो संविधान की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है, और संविधान के 3, एक तो है प्रिजर्व करना, संविधान को प्रिजर्व करना, एक है प्रोटेक्ट करना संविधान को, और एक है डिफेंड करना संविधान को। तो इनका हिंदी टर्म थोड़ा सा देखिए। प्रिजर्व का मतलब होता है जिसे परिरक्षण करना, हिंदी में इसे बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में परिरक्षण करना। प्रोटेक्ट करने का मतलब संरक्षण करना, प्रोटेक्शन तो आप समझते हैं संरक्षण करना होता है। और डिफेंड का मतलब है प्रतिरक्षण करना, प्रतिरक्षा, डिफेंस जो होती है ना वो प्रतिरक्षण। तो संविधान का प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना एंड डिफेंड करना, ये 3 काम है किसके, राष्ट्रपति के। वो इन 3 चीज़ों की शपथ लेता है, ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि शपथ दिलाएगा कौन, कौन दिलाएगा, तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का, या इसे हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा कि मान के चलिए सर मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पे, बीमार है, कुछ भी हो सकता है। छुट्टी पे तो देखो आप नहीं जाना चाहेगा बंदा इतने बड़े मौके पर, बीमार है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, मान के चलते हैं बड़ा बीमार है तो बंदा, तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कोई भी संविधान का, ये उच्चतम न्यायालय का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। क्लियर बात क्या। तो आर्टिकल 60 समझाया, शब्द समझाइए आपको, और शब्द में संविधान के इसकी शब्द लेता है, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करने की शब्द लेता है। क्लियर बात क्या। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर राष्ट्रपति के अलावा कई बार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करता है मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देने पर, तो राष्ट्रपति का काम अगर उपराष्ट्रपति कर रहा है तो भी उसे अपने पद की शपथ लेनी पड़ेगी, पद की शपथ उसको भी दिलवाई जाएगी। कल बात क्या। और भी कोई बंदा, और तो कोई बंदा कर ही नहीं सकता ना, ये तो हो ही सकता, फिर भी चलो ध्यान रखना। और कोई बंदा कौन कर सकता है, तो न्यायाधीश कर सकता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसको भी शपथ दिलाई जाएगी। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है वो, उसको भी शपथ दिलाई जाएगी। अगर वरिष्ठतम न्यायाधीश करे तो उसको भी शपथ दिलाई जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, शपथ लेना कंपलसरी है, शपथ लिए बिना भाई साहब काम नहीं हो सकता। अनुच्छेद 61, महाभियोग। नहीं, मुझे लगता है क्लास अपनी पूरी होगी नहीं, 59 सेकंड। चलो महाभियोग मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, फिर अपने राष्ट्रपति पर वक्त चर्चाएं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी को दिक्कत हो तो मुझे यहाँ 1 मिनट तक आप ही चलती रहेगी स्क्रीन, तो आप 1 मिनट तक कमेंट कर देना। फिर भी अगर दिक्कत हो किसी को ज़्यादा ही तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्हाट्सएप मैसेज ले लूँगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। क्या देखो वीडियो ऑफ करने के
पीछे मैं कितनी बार तो बता चुका हूँ भाई साहब, क्या बात है, नया बंदा क्या? ये मोस्टली क्या है कि इसी की स्क्रीन पे लिख रहे हैं, तो मोस्टली बार बार यूँ हिलेगी तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बंद कर देते ताकि हिले नहीं बार बार, आपको थोड़ी दिक्कत कम आए, हमें भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता रहता है। बार बार यूँ हिले तो फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता। चलिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वही कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है एक का तो आ भी गया, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी होती। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो।